तो ये कथन किसने कहा है? ये चिंतन धारा या चिंता धारा बुक में लिखा हुआ है, तो इसकी कोई बात नहीं है। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये किसका कथन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चारों ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा क्वेश्चन बता देंगे आपको, लेकिन आपको पूरी क्लास जरूर देखनी है ताकि आपको पूरा फायदा मिले। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है, ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि भक्ति आंदोलन के उदय इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। वो ये मानते थे कि भक्ति में लोग इसलिए जुटे क्योंकि चारों तरफ से जब इस्लामी आक्रमण हो रहे थे तो लोगों के पास और कोई चारा नहीं था और उन्होंने भगवान के भक्ति का मार्ग अपनाया। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कहना है। अगर आपको रामचंद्र शुक्ल जी की बुक अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, आपके पास नहीं है, तो आप मेरी क्लासेस ज़रूर देखें, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है उसके बिल्कुल शॉर्ट नोट में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं पढ़ाती हूँ। वैसे हम सीधा बुक से ही पढ़ रहे हैं, तो वो क्लास भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। 5:30 बजे वो डेली आती है। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? दूसरी परंपरा की खोज ये किस विधा की रचना है? तो अभी तो हमें पता चल ही जाएगा क्योंकि हम आलोचना पढ़ रहे हैं, तो ये आलोचना की है। लेकिन जब क्वेश्चन ये पेपर में आते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि ये कौन सी गद्य विधा है, और बहुत 2-4 क्वेश्चन तो हर पेपर में ऐसे पूछ ही लिए जाते हैं कि इसकी विधा क्या है, जो कि आपको पता होना चाहिए। दूसरी परंपरा की खोज ये आलोचना विधा की रचना है। इसके लेखक है नामवर सिंह, ठीक है, इनका नाम में याद रखना है। दूसरी परंपरा की खोज किसने की थी? तो नामवर सिंह ने की थी। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां देख लेते हैं। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग एक इसकी ये कृति है। छायावाद 1955 में लिखा था। इतिहास और आलोचना 1957 ईस्वी। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1962 ईस्वी। कहानी नई कहानी 1965 ईस्वी। कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी। दूसरी परंपरा की खोज 1982 में आया था। वाद विवाद संवाद 1989 में लिखा था और आलोचक के मुख से 2005 में। ठीक है, ये इनकी सारी पुस्तक हैं जो कि किससे संबंधित हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इनका ना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, नहीं भी लेना है तो आप इनकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मैसेज कर देना कि आपको इनकी पीडीएफ चाहिए। मैसेज यानी कि कमेंट बॉक्स में लिख देना, वही मैसेज होता है। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? हमें जब हम नाटक लिखते हैं तो नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं होना चाहिए। ये किसका कथन है, ये हमें बताना है। तो ऐसा किसने बोला था? ये बोला था जयशंकर प्रसाद जी ने। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में, ये भी आपको याद रखना है। और नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी यहाँ पर व्याख्या नहीं है। विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं, विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक इनमें से कौन से हैं? तो रामविलास शर्मा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रामचंद्र शुक्ल जहाँ पे आ जाता है तो बच्चे समझते हैं इन्हीं से ही आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रामविलास शर्मा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। रामविलास शर्मा जो हैं ये मार्क्सवादी समीक्षक हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं, जिन्होंने साहित्य को मानवीय संवेदना का क्षेत्र माना है। उसी के आधार पर साहित्य की इन्होंने परख की थी। इसी कारण उनके प्रिय कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन पर उन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक 3 खंडों में कृति भी लिखी है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना इस नाम से पुस्तक लिखी थी, वो रामविलास शर्मा ने लिखी थी, इसको भी आपको याद रखना है। त्रिवेणी, त्रिवेणी एक पुस्तक का नाम है। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो ये जो त्रिवेणी पुस्तक है ये है रामचंद्र शुक्ल जी की। ठीक है, त्रिवेणी नाम से उन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो ये त्रिवेणी में तीन महाकवियों की समीक्षा की गई थी। वो 3 कवि कौन कौन से हैं? तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जायसी, सूर और तुलसी। ठीक है, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, तीनों का नाम आपको याद रखना है। इन तीनों को इन्होंने अपनी त्रिवेणी की पुस्तक में रखा है। ठीक है, त्रिवेणी में भक्ति काल के 3 प्रमुख कवियों जायसी, सूर और शिरोमणि तुलसीदास की रचनाओं की समीक्षा की गई है। ज्ञातव्य है कि 200 आचार्य शुक्ल ने
एक मिनट, यहाँ पे 200 नहीं आएगा, ये कहीं से वैसे ही चिपक गया फालतू का। ठीक है, ज्ञातव्य है कि आचार्य शुक्ल ने संत कबीर की वाणी को काव्य की श्रेणी में न मानते हुए उसकी समीक्षा नहीं की थी। वस्तुतः कबीर को भक्ति काल के हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कबीर नामक समीक्षा पुस्तक लिखने के बाद मिला था। ठीक है, कबीर को इतना अच्छा स्थान उन्होंने नहीं दिया है रामचंद्र शुक्ल जी ने, इनको स्थान दिया है कबीर नाम की एक पुस्तक लिख करके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इन्होंने तुलसी, सूरदास और मलिक मोहम्मद जायसी को अपनी पुस्तक में रखा है। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, इसके लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल, सांकरतैन, नामवर सिंह या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये सब इनकी आलोचना विधा की पुस्तक है, इनको भी याद रखना है। इनकी दूसरे जो रचना है वो देख लेते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, श्रीश के फूल, कुटज, भारतीय संस्कृति की देन, काव्य कला, कविता का भविष्य, बसंत आ गया, अशोक के फूल, ये सभी हजारी जी की रचनाएं हैं। इसके अलावा चिंतामणि, काव्य में अभिव्यंजनावाद, मानस की धर्मभूमि, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। तो दो लोगों की रचनाएं यहाँ पर आप देख सकते हो। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन है? भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा, इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण साई या रामविलास शर्मा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी, रामविलास शर्मा ने लिखा था भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा। इनसे देख लेते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा नामक पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा प्रगति और परंपरा, आस्था और सौंदर्य, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, भाषा, साहित्य और संस्कृति, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य, भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, प्राचीन भारत के भाषा परिवार, ये सभी आलोचनात्मक कृतियां इन्होंने लिखी हैं। आप चाहें तो साथ के साथ अपने नोट्स भी बना सकते हैं। इस तरह की व्याख्या क्लास से आपके नोट्स बन जाएंगे। एक तरीके से ये थ्योरी मतलब कंटेंट आपको दिया हुआ है, इससे आपके अच्छे से नोट्स आप बना पाओगे। कहानी और नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये सारी जो आलोचनात्मक कृतियां हैं वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह की। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? तो इनमें से कौन है जो मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं है? तो नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा तीनों हैं, लेकिन जो विजयदेव नारायण साई हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा के अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, नरेंद्र शर्मा, बहादुर सिंह एवं डॉक्टर देवराज, ये हिंदी के प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं। ठीक है, मार्क्सवादी आलोचक में इन सब का नाम आपको लिख लेना है। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो इनमें से कौन सी कृति है? इनकी रचनाएं अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आ जाएंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें से शायद मुझे लगता है अभी हमारे कुछ जो आलोचनाकार हैं वो अभी रह गए हैं। तो अभी हम क्या है, आलोचक रह गए हैं, तो उन पर हम और व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे, उसके बाद हम वन लाइनर भी करेंगे। ठीक है, आज की जो क्लास है इसमें 25 क्वेश्चन है, लेकिन 25 क्या कम से कम 100 क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ोगे, तो अच्छे से पूरी क्लास देखना। कृति के लेखक रामविलास शर्मा कौन से हैं? तो ये है भाषा और समाज। ठीक है, भाषा और समाज, ये तीनों भी अभी हमने ऊपर पढ़ी हैं, अगर आपको ध्यान हो तो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये सभी मार्क्सवादी समीक्षक दे रखे हैं, है ना। और भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आस्था और सौंदर्य, प्रेमचंद और उनका युग, नई कविता और अस्तित्ववाद, ये सभी डॉक्टर रामविलास शर्मा की कृति हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो ये कथन किसके संबंध में है? जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त कर लिया था, वैसे ही किसने आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से मुक्त करवाया है? तो ये करवाया है डॉक्टर रामविलास
शर्मा जी ने। ठीक है, इनके बारे में एक कथन है। इनकी यहाँ पर आप कृतियाँ दोबारा से दे रखी हैं, आप चाहें तो इनको पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती है ना, वैसे तो रिपीट करने में आप ही की भलाई है, याद हो जाते हैं अच्छे से। अरस्तु का काव्य शास्त्र किसकी रचना है? अरस्तु का काव्य शास्त्र ये किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर नगेंद्र जी की। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है अरस्तु का काव्य शास्त्र। यहाँ पर और भी इनके ग्रंथ देख लेते हैं। अरस्तु का काव्य शास्त्र, रस सिद्धांत, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत नामक कृति इन्होंने लिखी है। रीतिकाल की भूमिका, साकेत एक अध्ययन, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी नाटक, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, काव्य में उदात्त तत्व, नई समीक्षा, नई संदर्भ आदि समीक्षा ग्रंथों की रचना सैद्धांतिक आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने की है। काव्य में रूप सिद्धांत और अध्ययन गुलाब राय का आलोचना ग्रंथ है। रस मीमांसा, बिरमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, जायसी ग्रंथावली, काव्य में रहस्यवाद, ये सभी शुक्ल जी की रचना है। कहानी और नई कहानी, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, इतिहास और आलोचना, ये सभी नामवर सिंह की कृतियाँ। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान ये किसने लिखे हैं? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह ने ये लिखा है, इसको आप याद रख लीजिएगा। इनकी ये कृतियाँ हैं जो कि बार बार आ रही हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, वैसे तो आप इनको दोबारा से पढ़ सकते हो। डॉक्टर नगेंद्र की कृतियाँ भी यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, एक डॉक्टर देवराज, चलो एक बार देख लेते हैं। कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया आलोचना ग्रंथ है। इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी और नई कहानी, छायावाद, दूसरी परंपरा की खोज, ये नामवर सिंह की हैं। इसके अलावा यहाँ पर छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा, ये डॉक्टर देवराज की आलोचनात्मक कृति हैं। इसके अलावा भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्य शास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व तथा रस सिद्धांत, ये डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। तो 3 आपके यहाँ पर आलोचक हैं जो कंप्लीट हो रहे हैं। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आलोचना नाम की एक समीक्षा पत्रिका निकलती थी, तो इसके संपादक कौन थे ये आपको याद बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह, बिल्कुल ए हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, डॉक्टर नामवर सिंह जो थे उन्होंने आलोचना नाम से एक पत्र भी निकाला था। डॉक्टर नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, अमृत राय, डॉक्टर देवराज, नरेंद्र शर्मा, शमशेर सिंह, ये सभी मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचक हैं। इसके अलावा मार्क्सवादी समीक्षा पद्धति के उदायक डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद, रहस्यवाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, दूसरी परंपरा की खोज नामक समीक्षात्मक ग्रंथ कृतियों की रचना की थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त डॉक्टर नामवर सिंह ने आलोचना नाम एक पत्रिका भी निकाली थी, और आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक थे शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना। रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तिका के लेखक कौन है? रस मीमांसा, तो ये किसने लिखी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है ये। और इनकी शुक्ल जी की और पुस्तक यहाँ पर आप देख सकते हो। रस मीमांसा, चिंतामणि भाग फर्स्ट और सेकंड इन्होंने निकाला था। बिरमर गीत सार भी इन्होंने लिखा था। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, ये सभी इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ हैं। इसके अलावा रस सिद्धांत, साकेत एक अध्ययन, रीति काव्य की भूमिका, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, नई समीक्षा, नए संदर्भ, ये सभी डॉक्टर नगेंद्र की हैं। आगे और आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, डॉक्टर रामविलास शर्मा की दे रखी हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखा है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या अकविता, तो ये प्रगतिवाद कहा जाता है। ठीक है, मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति ये प्रगतिवाद में होती है, इसको जरूर आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति प्रगतिवादी काव्य धारा के रूप में देखने को मिलती है। प्रगतिवादी काव्य की मूल चेतना कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अनुप्राणित है। ठीक है, प्रगतिवादी काव्य की जो मूल चेतना है वो कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में अनुप्राणित है। मार्क्स की भौतिकवादी विचारधारा का प्रभाव हिंदी के उन साहित्यकारों पर पड़ा जो सामाजिक यथार्थ तथा शोषण के विरुद्ध विचारों को साहित्य में अभिव्यक्त करने के पक्षपाती थे। सन 1935 में एम फॉर्स्टर के
सभापतित्व ने पेरिस में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सन 1936 में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारत में भी इस संस्था की शाखा खुली तथा प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ के अंदर हुआ था। यानी कि प्रगतिवाद का सबसे पहले स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ठीक है। और किसने की थी ये संस्था, किसने खोली थी यहाँ पर? तो सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद दोनों ने उसकी पहली प्रगतिवाद से संबंधित जो शाखा थी इसकी अध्यक्षता सबसे पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी बने थे, जिसका पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, ये सभी प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। इनको आप देख लीजिएगा। इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा के हैं? किस ग्रंथ के लेखक हैं जो रामविलास शर्मा हैं? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला, आत्महंता, आस्था, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। तो बिल्कुल हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। ठीक है। इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत नाम से लेखक किसने लिखा था? तो ये लिखा था डॉक्टर नगेंद्र सिंह ने। हिंदी साहित्य के रसवादी आलोचक डॉक्टर नगेंद्र सिंह, इनके यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर नगेंद्र ने इस क्षेत्र में, आलोचना के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा योगदान किया था और व्यवहारिक एवं सैद्धांतिक समीक्षा के उनकी आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक कृति यहाँ पे आप देख सकते हो। सुमित्रानंदन पंत, साकेत अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका, छात्र की शक्ति पूजा, निराला की कालजयी कृति, हिंदी भूमिका की प्रवृत्तियाँ और शैली विज्ञान। एक मिनट, ये यहाँ पर शैली विज्ञान तो नहीं है, कौन सा हम पढ़ रहे हैं? प्रवृत्तियाँ, ये शैली विज्ञान है भाई, सेती नहीं है, शैली विज्ञान। ठीक है। आधुनिक हिंदी कविता की रिव्यू प्रवृत्तियाँ, कविता की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं ये, मुख्य प्रवृत्तियाँ। ठीक है। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि, रस सिद्धांत, नई समीक्षा, नए संदर्भ, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, आधुनिक हिंदी नाटक, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, सियाराम शरण गुप्त, काव्य बिंब तथा साहित्य का समाजशास्त्र। ठीक है। ये सारे इनके ग्रंथ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं आपको। प्रगतिवाद, अगर आलोचना से कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा टीजीटी, पीजीटी या किसी भी एग्जाम में, तो वो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है। और कहीं बाहर से नहीं आने वाला। प्रगतिवाद किसकी कृति है ये आपको बताना है। शिवदान सिंह चौहान। तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन ए ही है इसमें, शिवदान सिंह चौहान की कृति है प्रगतिवाद। भाई अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो लाइक आपको ज़रूर कर देना चाहिए, है ना। सारे बच्चे लाइक कर दिया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना, सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मुझे भी काफ़ी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है ना। और मैं तो बहुत अच्छा एक आपके लिए मतलब और भी बहुत कुछ करने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसके लिए बहुत सारा क्या है कि मुझे हेल्प चाहिए आप लोगों की। चलते हैं आगे। हेल्प इतनी सी कर दो अभी आप, क्या कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया करो भाई। प्रगतिवाद, साहित्य की परख, साहित्य अनुशीलन, आलोचना के मान, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्य की समस्याएं तथा परिप्रेक्ष्य को सही करते हुए, आदि हिंदी साहित्य के प्रमुख मार्क्सवादी प्रगतिवादी आलोचक यानी कि शिवदान सिंह चौहान की एक कृतियाँ हैं जो आपको लिखनी है अपने एक डायरी वगैरह जो भी है आप बना लीजिए और वहाँ पर लिख लीजिए। प्रकाश चंद्र गुप्त की भी देख लेते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। छायावाद का पतन, साहित्य चिंता, आधुनिक समीक्षा तथा प्रतिक्रियाएं, ये डॉक्टर देवराज की कृतियाँ हैं। इसके अलावा नया हिंदी साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य, ये दोनों, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा तथा साहित्य धारा, ये प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचना है। ठीक है। जबकि नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा तथा विचारधारा और साहित्य, ये अमृत राय मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे का नाम था। प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? यहाँ पर ये निबंध के नाम से पूछा गया है, लेकिन ये आलोचना के अंदर ही दे रखा है इसलिए हमने ले लिया। ये दिनकर जी की है, रामधार सिंह दिनकर ने लिखा था प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। और इनके दूसरे जो ग्रंथ है वो भी देख लेते हैं। अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय साहित्य।
ये इनके निबंध ही हैं। रामधारी सिंह दिनकर के एक क्वेश्चन है जो निबंध से आ गया है। कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? कामायनी को मानवता के रसात्मक इतिहास की संज्ञा किसने प्रदान की है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने की है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावादी काव्य की विस्तृत समीक्षा करते हुए इस काव्य धारा को प्रतिष्ठित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जयशंकर प्रसाद नामक समीक्षात्मक कृति में नंद दुलारे वाजपेयी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता के इतिहास की संज्ञा प्रदान की। आचार्य शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। ठीक है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। महाकवि सूरदास, ये किसकी आलोच्य कृति है? अभी सूरदास नाम से तो हम ऊपर पढ़ चुके थे। ये महाकवि सूरदास, देखते हैं क्या ये उन्हीं की है जिन्होंने सूरदास लिखा है? तो नहीं, ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी का। ठीक है, महाकवि सूरदास किसने लिखा है? तो ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने लिखा है। इनकी अन्य ग्रंथ देख लेते हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद। आधुनिक साहित्य महाकवि सूरदास। आधुनिक साहित्य अलग है और महाकवि सूरदास अलग है। महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत। रस सिद्धांत साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नए साहित्य, नए प्रश्न। ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियाँ हैं जो आपको याद रखनी है और आगे ये शुक्ल जी की हैं जो आपको पढ़ लेनी है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक कौन है? तो महावीर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी। तो हमारे यहाँ पर कौन सा आंसर है जो सही हो जाएगा? रामविलास शर्मा ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना आलोचना कृति के कितने भाग हैं? अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया था हमारा ऊपर और इसमें 3 भाग हैं जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? निराला की साहित्य साधना तो ये रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत देर से हम इनको पढ़ रहे हैं, है ना। इतने में क्या है कि हम आपको क्लास में ही सारी जो विधाएं हैं वो याद हो जानी चाहिए। 2-3 बार आप मतलब वीडियो को भी देख लेंगे ना तो भी आपको जो कृतियां हैं वो याद हो जाएंगी। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी। ठीक है, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी हैं जो काव्य भाषा परक समीक्षक हैं। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी समकालीन आलोचना साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। वे समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं। साहित्य की समीक्षा में भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानने के कारण ही वे हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कबीर, बाज कपोत भी और पपिया भी, इसके रचनाकार कौन है? कबीर कौन है? बाज, कपोत और पपिया तीनों बता दिया किसने? धर्मवीर। ये डॉक्टर धर्मवीर का ग्रंथ है। ठीक है, ये धर्मवीर का ग्रंथ है, वो धर्मवीर भारती नहीं है। ठीक है, ये धर्मवीर अलग हैं, डॉक्टर धर्मवीर के नाम से जाने जाते हैं जो आलोचक थे। तो हमारे यहाँ पर 25 क्वेश्चन है जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ भाई आपको आपकी विद्या की कसम है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, अगर सुन रहे हो तो ज़रूर कर दीजिए। ओके, धन्यवाद। नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है? ये जो 4 नाम दे रखे हैं इनमें से बताना है प्रगतिवादी समीक्षक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, गुलाब राय या श्याम सुंदर दास। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रामविलास शर्मा, क्योंकि ये जो थे मार्क्सवादी आलोचक भी कहे जाते थे और ये प्रगतिवादी की ही विशेषता थी। ठीक है, तो ये रामविलास शर्मा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आज हमारी यहाँ पर साथ में कोई व्याख्या नहीं है, पहले जो क्लासेज मैंने ली हैं उनमें व्याख्या भी कराई थी, वहाँ से आपको अच्छे से क्वेश्चन सारे के सारे याद हो जाते हैं। साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? साहित्यालोचन कृति के रचनाकार कौन है? श्याम सुंदर दास, लक्ष्मीकांत वर्मा, राम कुमार वर्मा या फिर अशोक वाजपेयी। तो हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा श्याम सुंदर दास। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये इसके नाम से पुस्तक किसने लिखी है? तो डॉक्टर धर्मवीर, विवेकी राय, मुद्रा राक्षस या प्रेमचंद। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर। प्रेमचंद सामंत का मुंशी, ये जो पुस्तक है वो लिखी है डॉक्टर धर्मवीर ने। धर्मवीर भारती अलग हैं और डॉक्टर धर्मवीर अलग हैं।
वैसे ही हरिवंश राय बच्चन जी अलग हैं और डॉक्टर बच्चन अलग हैं, जो कि आलोचक हैं। ठीक है, इनको थोड़ा सा आप याद रख लेना, एक जैसे नाम हैं। तुलसी आधुनिक वातायन से इस पुस्तक के लेखक कौन है? तुलसी आधुनिक वातायन से पुस्तक के लेखक का नाम बताना है यहाँ पर। रमेश कुंतल मेघ, माता प्रसाद गुप्त, अशोक वाजपेयी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ ने ये पुस्तक लिखी है तुलसी आधुनिक वातायन से। लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना किसने की थी? सच्ची समालोचना किसने की थी ये बताना है। लाला श्रीनिवास दास जी की ये पुस्तक है संयोगिता स्वयंवर, और इसकी सच्ची समालोचना किसने की है ये बताना है। रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु बद्री नारायण चौधरी, या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है और ये किसका है? अज्ञे जी का है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अज्ञे जी का ये उपन्यास है और हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में इसने किसने माना है उसके बारे में बताना है। प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्ति परक अभिमत इनमें से किसका है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर राम कमल गय, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ पर हमें सही ऑप्शन बताना है, ये राय है डॉक्टर राम कमल राय। तो बिल्कुल हमारा यही ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट हो जाना है। ठीक है, डॉक्टर राम कमल राय ने ये पुस्तक के बारे में, शेखर एक जीवनी के बारे में ये अपना विचार है जो कि दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष, इसके लेखक कौन है? समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन है? डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमेश चंद्र शाह, या नंद किशोर आचार्य। तो हमारा यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा रमेश चंद्र शाह। ठीक है, रमेश चंद्र शाह ने ये पुस्तक लिखी है समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया था? एक पत्रिका निकलती आलोचना नाम से, इसको हमने पीछे पढ़ भी चुके हैं हम इसको। इसका संपादन किसने इनमें से नहीं किया है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्री शिवदान सिंह चौहान, उपर्युक्त सभी ने आलोचना पत्रिका का संपादन किया है। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आलोचना पत्र का संपादन नहीं किया है, यहाँ पर आप नहीं देख सकते हो, है ना, ये नहीं दे रखा है। तो नहीं का भी और सत्य असत्य या नहीं, इन चीज़ों का बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पेपर में गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आलोचना पत्र का संपादन नहीं किया था, जबकि डॉक्टर नामवर सिंह और शिवदान सिंह चौहान, ठीक है, इन दोनों ने ही आलोचना का क्या किया था? संपादन किया था। इसके अलावा इसमें एक और नाम आप जोड़ लीजिए, वो है अरुण कमल का। ठीक है, अरुण कमल का नाम और इसके साथ में जोड़ा जाता है, जिन्होंने आलोचना पत्र को निकाला था। ये त्रैमासिक नाम की त्रैमासिक पत्रिका थी आलोचना। ठीक है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है? तो किस हिंदी पुस्तक के लिए नामवर सिंह ने ये बोला था, ये हमें बताना है। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की सामाजिक भूमिका, या वैज्ञानिक इतिहास, या नया इतिहास। तो इनमें से किस पुस्तक के लिए नामवर सिंह ने ये बात बोली है? तो यह है हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका आप सभी जानते होंगे, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, हजारी प्रसाद जी का ये ग्रंथ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है? अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि मैं अच्छे से यहाँ पर मेहनत कर सकूँ। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण कृति के लेखक कौन है ये आपको बताना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, या डॉक्टर नामवर सिंह। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर रामविलास शर्मा। धर्म नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है? धर्म नैतिकता और विज्ञान, ये पुस्तक किसकी है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, या मुक्तिबोध। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा सी,
रामधारी सिंह दिनकर की ये पुस्तक है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। हिंदी नवरत्न किसका है? तो ये मिश्र बंधुओं का है, ये भी आपको याद रख लेना है। जिसके आलोचक रचनाकार कौन है? आलोचक कौन है हिंदी नवरत्न के? हिंदी नवरत्न जो पुस्तक है वो मिश्र बंधुओं की है, ये आपको ध्यान रखना है। और ए यहाँ पर देखो, ए थोड़ा सा यहाँ पर छुप गया है। ए इसमें दे रखा है शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल या फिर श्याम सुंदर दास। किसने किसका ये कथन है? हिंदी नवरत्न एक आलोचनात्मक कृति है। तो ये जो है मिश्र बंधुओं का ही है ये कथन, ठीक है। ये पुस्तक भी उन्हीं की है, हिंदी नवरत्न का, और उन्होंने ही इसके बारे में बताया है कि यह एक आलोचनात्मक कृति है। आगे चलते हैं। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है या और नई कहानी परंपरा का विस्तार, ये कथन किसका है? जो नई कविता है वो परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, ये कथन किसका है? शैलेश मटियानी, राजेंद्र यादव, महीप सिंह या नामवर सिंह। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजेंद्र यादव। इनमें से कौन सा प्रकार है जो समालोचना का नहीं है? सैद्धांतिक आलोचना, आलोचनात्मक आलोचना, निर्णयात्मक आलोचना या व्याख्यात्मक आलोचना। तो समालोचना का कौन सा प्रकार है जो नहीं है? तो आलोचनात्मक आलोचना कुछ नहीं होता है, ये आलोचना नहीं होती है, जबकि सैद्धांतिक, निर्णयात्मक और व्याख्यात्मक आलोचना होती है। आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है? मिडिल्टन, मरे, वार्ड, हर्बर्ट रीड या नॉर्मन फोस्टर। तो ये सभी पाश्चात्य नाम हैं जो आपको बताना है। कला की सजगता किसने कहा है आलोचना को? तो मिडिल्टन मरे ने कहा है। आगे है, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है? नेषद चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, देव बड़े की बिहारी या हिंदी कालिदास की आलोचना। तो हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक के बारे में बात कर रहा है। एक मिनट, पहली पुस्तक बोल रहा है, पहली पुस्तक कौन सी है हिंदी आलोचना से संबंधित? तो हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी, हिंदी कालिदास की आलोचना। ठीक है, हिंदी कालिदास की आलोचना ये लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। महावीर प्रसाद की ये पुस्तक है जिनके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा था, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? भारतीय समीक्षा के जनक बताने हैं। भरत मुनि, राजशेखर, विश्वनाथ या मम्मट। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राजशेखर। ठीक है, भारतीय समीक्षा के जनक कौन है? तो ये राजशेखर हैं। आगे चलते हैं। रोमेंटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रोमेंटिसिज्म का जो हिंदी में प्रयोग किया था स्वच्छंदतावाद नाम से किया था, तो ये किसके द्वारा किया गया था? भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी या पंत जी। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वच्छंदतावाद का प्रयोग किया था, ये आपको याद रखना है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया था? हिंदी में तो तुलनात्मक आलोचना प्रारंभ किसने की थी? भगवान दीन, पद्म सिंह शर्मा, मिश्र बंधु या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा पद्म सिंह शर्मा, इन्होंने तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि मैं कामायनी लिखता इस समीक्षात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? यदि मैं कामायनी लिखता, है ना, ये पुस्तक का नाम है, तो ये ग्रंथ किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंत, नगेंद्र या फिर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत। यदि मैं कामायनी, देखो कामायनी जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो ये जयशंकर प्रसाद ने लिखी है, लेकिन पंत जी कह रहे थे यदि मैं कामायनी लिखता, ये ग्रंथ इन्होंने लिख डाला। ठीक है, ये भी एक आलोचनात्मक ग्रंथ हो गया। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को, भाई इसमें 30 प्रश्न है, मुझे लगा था 25 है, शायद ध्यान ही नहीं रहा, है ना। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा है? तो विजय देव नारायण साई, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा या डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा। तो कौन सा आंसर है जो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा? डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्रा ने कहा था नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है सौष्ठववादी आलोचक किसे कहा जाता है? तो ये नंद दुलारे वाजपेयी जी को कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर, समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ था? समीक्षा के क्षेत्र में यानी कि एक आलोचक के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आगमन कब होता है? 1920, 30, 40 या 50। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930 ईस्वी।
नेक्स्ट है यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ बिना लाइक किए मत जाना। आप इतना तो कर ही सकते हैं, 2-3 घंटे क्लास में हम जब लगाते हैं सारा काम धाम छोड़ करके, तो कम से कम आप एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही सकते हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है बताना है। डॉक्टर महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध या रामचंद्र शुक्ल। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, यहाँ पर 31 क्वेश्चन है। इसी तरह से अगर आप देखना चाहते हैं तो आगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दीजिए, मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगी, उसको आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? तो सबसे फेमस क्वेश्चन है ये, है ना, और सबसे ज़्यादा पूछा भी गया है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है ये बताना है हमें। क्या ये प्रेमचंद की है, शरत चंद्र, सुमित्रानंदन पंत या फिर निराला जी? तो सभी को पता होगा इसके बारे में, तो ये शरत चंद्र जी की जीवनी है। और किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे लिखने वाले कौन हैं? तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। और लिखी है ये शरत चंद्र के आधार पर। ठीक है, शरत चंद्र का इसके आधार पुरुष हैं, ये ध्यान रखना है। और ये एक बांग्ला साहित्यकार थे। जो शरत चंद्र थे ये बांग्ला साहित्यकार थे, ये भी ध्यान रखना है, बांग्ला साहित्यकार। ठीक है, शरत चंद्र काफ़ी अच्छे बांग्ला साहित्यकार हैं। हम इतना इनको नहीं जानते, लेकिन बांग्ला भाषा में लिखते थे। अब इतनी चीज़ें आपको बस इस क्वेश्चन से याद रखनी है। और शरत चंद्र के 1-2 ग्रंथ भी हैं, वो अलग से हम किसी और में पढ़ेंगे। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? कलम का सिपाही ये जीवनी किसकी है ये बताना है। निराला, महात्मा गांधी, मुंशी प्रेमचंद या रामचंद्र वर्मा? तो कलम का सिपाही आपसे पूछ रहा है, ये किसकी जीवनी है? तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, कलम का सिपाही। ठीक है, इससे मिलते जुलते एक आधा और क्वेश्चन है, उनको हम बाद में देख लेंगे। और ये लिखने वाले इसे कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद जी के जो पुत्र थे इनके अमृत राय। ठीक है, अमृत राय, उन्होंने अपने पिता के जीवन पर ये जीवनी लिखी थी, कलम का सिपाही। ठीक है, कलम का सिपाही नाम आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद, निराला, कविनाथ गोपीराज या फिर शरत चंद्र? तो मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है ये बताना है हमें। तो यहाँ पर हमारा नाम क्या आएगा? कविनाथ गोपीराज। ठीक है, कविनाथ गोपीराज की जीवनी है ये। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है, भगवती प्रसाद सिंह। ठीक है, भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा था। मनीषी की लोक यात्रा नाम से कविनाथ गोपीराज की जीवनी लिखी थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? देखो, गांधी जी के आधार पर 8-10 जीवनी है जो अलग अलग विद्वानों ने लिखी हैं। 2-4 हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी यहाँ पर आपको बताना है कि गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी जी की जीवनी कौन सी है? बापू, श्री गांधी, करमवीर गांधी या अकाल पुरुष गांधी? ये सभी जीवनी है जो महात्मा गांधी के जीवन पर ही आधारित हैं, लेकिन अलग अलग लोगों के द्वारा लिखी गई हैं। तो जो गणेश शंकर विद्यार्थी हैं उन्होंने लिखा था श्री गांधी के नाम से। ठीक है, ये आपको याद रखना है, श्री गांधी। गणेश, है ना, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? किसी भी काम को काम की शुरुआत करने के लिए, है ना, या उसका श्री गणेश करते हैं, हम करते हैं ना श्री गणेश। तो ऐसे करके आप याद रख लेना। श्री गांधी सबसे पहले किसने लिखा था? तो श्री गणेश किया था गणेश शंकर विद्यार्थी ने। बाकी को भी हम पढ़ेंगे आगे, इसके इनसे संबंधित क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। बापू नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? बापू नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है यहाँ पर। अमृत राय, घनश्याम दास बिरला। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, घनश्याम दास बिरला। ठीक है, घनश्याम दास बिरला की अगर हम बात करें तो इन्होंने 2 जीवनी लिखी थी, गांधी जी के जीवन पर ही आधारित लिखी थी। बापू जो लिखी थी ये लिखी थी 1940 ईस्वी में। ठीक है, और मेरे जीवन में गांधी जी, एक और इन्होंने जीवनी लिखी थी, मेरे जीवन में गांधी जी। मेरे जीवन में गांधी जी, मेरे जीवन में गांधी जी, इस नाम से भी इन्होंने लिखी थी 1975 ईस्वी में। ठीक है, ये कब लिखी थी? 1975 में लिखी थी। तो घनश्याम दास बिरला की दोनों जीवनी आपको याद रखनी है जो कि महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित हैं।
अकाल पुरुष गांधी, इस जीवनी की रचना किसने की है? अकाल पुरुष गांधी, ठीक है, ये भी गांधी के जीवन पर ही आधारित है। तो इसे किसने लिखा है ये हमें बताना है। जैनेन्द्र, डॉक्टर देवराज, अज्ञेय, प्रभाकर, माचवे। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जैनेन्द्र जी ने अकाल पुरुष गांधी के नाम से लिखी है और ये लिखी थी 1948 ईस्वी। ठीक है, 1948 ईस्वी में ये जीवनी प्रकाशित हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। शिखर से सागर तक, ये किस रचनाकार की जीवनी है? ये देखो अभी हमारी क्या है, उपन्यास, जो बड़ी बड़ी गद्य विधाएं थी वो हम पढ़ चुके हैं। 3-4 वीडियोस में हमारी एक जो विधा है वो कंप्लीट हो गई थी। कहानी, निबंध, उपन्यास और नाटक, इसके अलावा आलोचना भी हम पढ़ चुके हैं 2 क्लासेस में। और जो जीवनी है वो आज की इसी क्लास में समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा हम जो कल पढ़ेंगे आत्मकथा पढ़ेंगे, है ना। तो एक एक करके हम इन गद्य विधाओं को फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं और उसके बाद हम सीधा और भी जो हमारी हिंदी साहित्य है उस पर रिवीजन करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो सारी देखा करिए, कंप्लीट देखा करो वीडियोस को भी, क्लासेस कंप्लीट लिया करो ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिले। शिखर से सागर तक की ये किस रचनाकार की जीवनी है? निराला, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो ये हमें बताना है। शिखर से सागर तक ये अज्ञेय जी की जीवनी है। ठीक है, ये अज्ञेय जी की जीवनी है और इसे लिखा किसने है? तो इसके लेखक हैं राय कमल राय। ठीक है, राय कमल राय, ये इनका नाम है, राय कमल राय। ठीक है, शिखर से सागर तक ये अज्ञेय की जीवनी है, ये आपको याद रखना। मिला तेज से तेज, ये किस विधा की रचना है? तो अभी तो हम जीवनी पढ़ रहे हैं, आपको पता चल ही जाएगा ये जीवनी है। लेकिन ये अलग से अगर आपको आएगा तो आपको मतलब पता होना चाहिए किस विधा की रचना है, क्योंकि विधाएं भी पूछी जाती हैं, है ना, विधाओं के प्रकार पूछ लिए जाते हैं। तो मिला तेज से तेज, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है, जो कि किसने लिखी थी? उनकी बेटी ने लिखी थी, जिनका नाम था सुधा चौहान। सुधा चौहान, इसकी लेखिका का नाम तो है सुधा चौहान, ये आपको याद रखना है, ये इनकी बेटी थी। मिला तेज से तेज, ये इसमें खाली ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी नहीं है, बल्कि दोनों माता पिता, जो सुधा चौहान थी उनके दोनों माता पिता की जीवनी इसमें उन्होंने रखी है। मिला तेज से तेज, यानी कि उनके मम्मी और पापा दोनों ही तेज थे, है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान का भी आपने देखा होगा, बहुत सारा जो काव्य भंडार है और वो बहुत सारी रचनाएं इन्होंने जो वीर वीर का रस में लिखे थे इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय लेखिका थी। और सुधा चौहान ने इनकी जीवनी लिखी थी अपने माता पिता दोनों के आधार पर। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, इसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र के रचनाकार कौन है, ये बताना है। राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, एक कल कहाँ से आ गया, श्याम सुंदर दास, श्रीधर पाठक या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये लिखा था राधा कृष्ण दास ने। ठीक है, बाबू राधा कृष्ण दास ने लिखा था और ये कब लिखा था? 1904 ईस्वी में। ठीक है, 1904 ईस्वी में लिखा था। हाँ, ये जब लिखा था उस टाइम पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस दुनिया में नहीं थे, क्योंकि 1885 में ही उनका जो है यहाँ से बेचारे विदा ले गए थे। बहुत अल्पायु में ही, 35 वर्ष की केवल उनकी आयु रही है। गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? एक और आ गई गांधी जी की जीवनी, जो कि महात्मा गांधी के नाम से लिखी गई है। तो इसके लेखक कौन है ये हमें बताना है। रामचंद्र वर्मा, संपूर्णानंद, ईश्वरी प्रसाद शर्मा या केशव प्रसाद सिंह। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के नाम से लिखी है रामचंद्र वर्मा ने। ठीक है, इन्होंने कोई हेर फेर नहीं किया, रामचंद्र वर्मा ने सीधा महात्मा गांधी नाम से ही लिख दिया और ये लिखी थी 1919 ईस्वी में। 1919 ये वही समय है जब 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। इतिहास से आप इसको जोड़ सकते हैं। तो रामचंद्र वर्मा ने उसी साल लिखी थी महात्मा गांधी। मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है ये हमें बताना है। मुक्तिबोध की आत्मकथा, विष्णु चंद्र शर्मा, विष्णु प्रभाकर, नेमित चंद्र जैन या फिर मुक्तिबोध। तो हमारे यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा विष्णु चंद्र शर्मा। ठीक है, विष्णु चंद्र शर्मा ने क्या लिखा है? मुक्तिबोध की आत्मकथा, इसको याद रखना है। इनमें से कौन सा लेखक है जो जीवनी लेखक नहीं है? तो रामविलास शर्मा भी है, अमृत राय है, विष्णु प्रभाकर है, लेकिन जो अज्ञेय है ना, उन्होंने किसी की जीवनी नहीं लिखी है, ये आपको याद रखना है। बाकी की जीवनी हम पढ़ चुके हैं। विष्णु प्रभाकर ने जीवनी लिखी है
शरत चंद्र की आवारा मसीहा के नाम से, और रामविलास शर्मा ने 2 जीवनी लिखी थी, एक तो निराला की साहित्य साधना और एक लिखा था इन्होंने मार्क्स त्रोत्स्की और एशियाई समाज। ठीक है, और इसके अलावा अमृत राय ने अपने पिताजी का जीवनी लिखी थी कलम का सिपाही। ठीक है, आगे ने कोई जीवनी नहीं लिखी है। निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अभी हम देख चुके हैं, रामविलास शर्मा के द्वारा 1969 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसी के कारण रामविलास शर्मा को 1970 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पर दिया गया था 1969 के अंदर। 69 में इन्होंने निराला की साहित्य साधना नामक जीवनी और आलोचना दोनों ही माना जाता है इसको, क्योंकि हमने आलोचना में भी इस क्वेश्चन को पढ़ा था, उसमें भी दिया गया था और यहाँ पर भी है। ठीक है, दोनों में ये आता है, हालांकि ये पूरे जीवन पर आधारित है। इनमें से एक कृति जीवनी नहीं है, कौन सी कृति है जो कि जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा, कलम का सिपाही, अन्य से अनन्य या शिखर से सागर तक। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये शरत चंद्र की जीवनी है, कलम का सिपाही हम पढ़ चुके हैं, और शिखर से सागर तक आगे की जीवनी है। लेकिन जो अन्य से अनन्या है, अन्य से अनन्या, ये किसकी है? ये आत्मकथा है। ये क्या है? आत्मकथा। इस तरह से आपको विधाएं याद होनी चाहिए। और ये आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान। ठीक है, प्रभा खेतान की है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का विषय बनाकर जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जीवनी कहते हैं। मतलब मान लीजिए मेरे जीवन के आधार पर अगर आप कोई भी कुछ लिखना चाहे और वो लिखे तो उसे कहेंगे जीवनी। अगर मैं अपने जीवन के आधार पर कुछ लिखना चाहूँ तो उसे कहेंगे आत्मकथा। इन दोनों विधाओं में भी आप थोड़ा सा अंतर समझ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, या प्रेमचंद घर में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखो कलम का मजदूर भी लिखी गई है, जीवनी है ये। कलम का सिपाही अमृत राय ने लिखा था। प्रेमचंद घर में ये शिवरानी देवी के द्वारा लिखी गई थी, ये भी प्रेमचंद की जीवनी है। लेकिन मेरी पत्नी और भेड़िया, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये क्या है? ये आत्मकथा है। किसकी? धर्मवीर भारती की। ठीक है, ये किसने लिखी है? धर्मवीर भारती की आत्मकथा है मेरी पत्नी और भेड़िया। ऐसा नाम देना जरूरी था क्या? हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा गया है? तो ये इसको हम पढ़ चुके हैं, प्रेमचंद जी को कहा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कलम का मजदूर नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? देखो, कलम का मजदूर और कलम का सिपाही दोनों एक ही इंसान के नाम पर लिखी गई हैं, और ये हैं प्रेमचंद जी। लेकिन इसे लिखने वाले लोग अलग अलग हैं। ठीक है, लिखने वाले अलग अलग हैं। कलम का मजदूर लिखा है किसने? मदन गोपाल ने। ठीक है, मदन गोपाल ने लिखा है। अमृत राय ने लिखा था सिपाही। अमृत राय ने अपने पिताजी को क्या बताया था? सिपाही बताया था। और मदन गोपाल ने क्या बताया था? मजदूर बताया था, क्योंकि उनकी पूरी जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कष्ट में बीती थी। मतलब बहुत बेचारे गरीबी से जूझते रहे। हमेशा उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, लेकिन एक मजदूर की तरह, है ना, मेहनत की। लेकिन फिर भी वो क्या है कि मतलब लास्ट तक वो बेचारे परेशान ही रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना, लेखक को कितना भी कुछ मेहनत कर लो कुछ मिलता नहीं है। लेखक की कला को कोई समझता ही नहीं है। तो ऐसा उन्होंने भी कहीं ना कहीं खुद से कहा था। तो मदन गोपाल इस चीज़ को और तो कोई देख नहीं पाया। मदन गोपाल किसको बोलते हैं? भगवान जी को, श्री कृष्ण को। ठीक है, और श्री कृष्ण ये सारी बातें अच्छे से देख रहे थे कि बेचारा कितना बिल्कुल एक मजदूर की तरह, मजदूर की भांति प्रेमचंद जी लगे रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है ना। तो मदन गोपाल ने लिखा था। जबकि अमृत राय ने अपने पिता को क्या बताया था? सिपाही बताया था। और शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से एक उनकी जीवनी लिखी थी। प्रेमचंद घर में उन्होंने दुनिया को बताया था कि प्रेमचंद घर में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, है ना। तो इस तरह से देखो, आप ट्रिक बना करके याद रख सकते हो। विश्लेषण भी जरूरी है, ट्रिक भी जरूरी है, सारी चीज़ें जरूरी हैं। महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आप थोड़ा सा थम के दिल बैठ जाइए। इन क्वेश्चन को हम अच्छे से देख लेते हैं। इनके सब लोगों ने यहाँ पर कहीं ना कहीं जीवनी लिखी है महात्मा गांधी के नाम पर, तो उनको हम जरूर देखेंगे। काका कालेलकर, सुशीला नायर, रोमा रोलायर, राम नरेश त्रिपाठी। तो महात्मा गांधी विश्व के अद्वितीय पुरुष, ये विश्व की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कोई अंग्रेज ही हो सकता है ना, जो विश्व की बात कर रहा है ना। अगर कोई भारतीय ये बात करता तो वो विश्व का थोड़ी ना बोलता, वो भारत के बोलता। तो रोमा रोला ने लिखी है विश्व के अद्वितीय पुरुष। इस विश्व को पकड़ लीजिएगा यहाँ से, और इस रोमा रोला को पकड़ लीजिए।
इसके अलावा काका कालेलकर की अगर बात करें तो इन्होंने इनकी जो जीवनी लिखी थी वो लिखी थी बापू की झांकियाँ नाम से। बापू की झांकियाँ, काका है ना, काका ने क्या निकाली, बापू की झांकियाँ निकाली थी काका ने, ठीक है। और सुशीला नायर की बात करें तो सुशीला नायर जानती थी बापू के कारावास की कहानी। बापू के कारावास की कहानी, ठीक है। बापू के कारावास की कहानी कौन जानती थी, सुशीला नायर जानती थी और कोई नहीं जानता था। राम नरेश त्रिपाठी की अगर बात करें तो इन्होंने कहा था, राम नरेश त्रिपाठी ने, गांधी जी कौन है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। गांधी जी कौन है, गांधी जी कौन है, गांधी जी कौन है, ये जो जीवनी है वो लिखी थी राम नरेश त्रिपाठी ने। राम नरेश गांधी जी को जानते ही नहीं थे, ठीक है। 1921 ईस्वी में आई थी ये। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं उनको आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। विश्व के आदित्य पुरुष किसने बताया था, रोमा रोला ने। काका ने निकाली थी झांकियां और सुशीला नायर जानती थी बापू के कारावास की कहानी। राम नरेश जी कहते हैं कि गांधी जी कौन है मैं तो जानता ही नहीं हूँ। इस तरह से आप याद रखिए इनको। दुर्गादास नामक जीवनी के लेखक कौन है, दुर्गादास नामक जीवनी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, लेकिन इनको हम सबको अच्छे से देखेंगे। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है दुर्गादास, और ये कब लिखा था, 1938 ईस्वी में लिखा था, ठीक है। 1938 ईस्वी में ये लिखा था। ब्रज रत्न दास की अगर बात करें तो इन्होंने एक जीवनी लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। थोड़ा सा आप रुक जाना, भागना मत, क्योंकि यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने एक साथ में ही चार चार रख दिए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र 1948 में लिखा था, ठीक है, 1948। राम वृक्ष बेनीपुरी की बात करें तो इन्होंने एक जीवनी लिखी थी जयप्रकाश नारायण की, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की इन्होंने जीवनी लिखी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो वैसे इनको कुल्ली भाट भी कहा गया है, निराला को, है ना। और इन्होंने कुल्ली भाट के नाम से जीवनी लिखी थी 1939 ईस्वी में। इसको आपको याद रखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप याद रखिए इनको। दुर्गादास जीवनी लिखी थी मुंशी प्रेमचंद ने। कविवर बिहारी लाल नामक जीवनी किसके द्वारा लिखी गई है, कविवर बिहारी लाल, ये 1895 ईस्वी में आई थी, 1895 में। तो समझ सकते हैं आप उस टाइम पर कौन थे, तो राधा कृष्ण दास, ठीक है। मामा और फूफी के लड़के थे जो राधा कृष्ण दास और भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ठीक है। इनका भी याद रख लेना। कविवर बिहारी लाल 1895 में आई थी, राधा कृष्ण दास के द्वारा लिखी गई थी। अगर शिवनंदन साय की बात करें तो इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जीवनी लिखी थी हरिश्चंद्र नाम से, ठीक है, 1905 ईस्वी में। इसको भी आप याद रखिएगा। बाबू श्याम सुंदर दास की अगर हम बात करें तो इन्होंने लिखी थी हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, कोविद रत्नमाला, ठीक है, हिंदी कोविंद रत्नमाला। ये भाग 1 जो 1909 में चिंतामणि आई थी और भाग 2 1914। हिंदी के 40 साहित्यकारों की जीवनियाँ, सब की सब, जो चिंतामणि भाग फर्स्ट और चिंतामणि भाग सेकंड था, उसमें जो भी जिनकी भी रचनाएं रखी गई थी, ये रामचंद्र शुक्ल जी की ये पुस्तक थी, है ना। और उनमें एक एक पुस्तक में ही कई कई साहित्यकारों के बारे में लिखा गया था। उन सब की जीवनियाँ किसने लिख दी, तो ये लिखी थी बाबू श्याम सुंदर दास ने, हिंदी कोविद रत्नमाला के नाम से। इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको आप याद रखिए। और बाल मुकुंद गुप्त की अगर बात करें तो इन्होंने लिखा था प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र 1905 ईस्वी में, ठीक है। 1905 ईस्वी में जब बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये 1907 में आया था, 1905 अलग है, 1907 ईस्वी में, ठीक है। 1905 की अगर बात करें तो यह आया था हरिश्चंद्र, जो शिवनंदन साय ने लिखा था। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी, ये मुझे पता है ना। आपको शायद नहीं पता होगा, अभी आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो। और चलते हैं हम अपने, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ में। भाई इतना सपोर्ट तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो चलते हैं, ओके, टेक केयर, बाय बाय। नामक कृति की विधा क्या है, अर्ध कथानक। बिल्कुल, यहाँ पर हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको पता चल ही जाएगा कि ये आत्मकथा है। लेकिन इस तरह की जो विधाएं हैं, इस तरह से विधा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको भी आप याद रखेंगे। इस टाइप से आपको जो सारी रचनाएं होती हैं उनको पता होना चाहिए कि ये विधा है, जीवनी है, क्या है, आत्मकथा है ना, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। बस मेरा एक क्वेश्चन इस प्रकार से रखने का होता है, जो यही उद्देश्य होता है। तो अर्ध कथानक आत्मकथा है, वो किसकी है वो हम पढ़ लेंगे। बनारसी दास जैन ने लिखी थी,
बनारसी दास जैन ने लिखी थी। क्या लिखी थी? हिंदी की पहली जीवनी, हिंदी की पहली आत्मकथा, हिंदी की पहली कहानी या काव्य नाटिका। तो बिल्कुल जो बनारसी दास जैन है उन्हीं की है ये अर्ध कथानक। ठीक है, अर्ध कथानक जो अभी हमने ऊपर देखी थी ये किसकी है? तो ये बनारसी दास जैन की है और यही हिंदी की पहली आत्मकथा है। ठीक है, हिंदी की पहली आत्मकथा भी इसी को माना जाता है। चलते हैं आगे। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन या भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसने लिखी है ये कुछ आप बीती कुछ जग बीती? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो जीवन काल है वो एक मिनट, ये 1850 में इनका जन्म हुआ था और 1885 में ये चल बसे थे, है ना। और इनको इन्हीं इंसान के नाम से पूरा भारतेंदु युग जाना जाता है, वो जानते होंगे आप। तो इनकी आत्मकथा आप याद रख लेना, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। मेरी जीवन यात्रा, ये किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, राहुल सांकृत्यायन। तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा ये राहुल सांकृत्यायन जी की आत्मकथा है। सारी आत्मकथाएं आपको याद रखनी है। अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली तो इससे मुझे नहीं लगता कि इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपसे आत्मकथा का पूछा जा सकता है। ठीक है, 99% यहीं से ही आपका कोई भी क्वेश्चन है जो बनेगा। एक दो क्वेश्चन आते हैं आत्मकथा से तो वो यहीं से आते हैं। मेरा जीवन प्रवाह नामक आत्मकथा अभी हम ये पढ़ चुके हैं, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा लिखी गई। एक मिनट, हाँ, ये अभी हमने नहीं देखा है। ये मेरा जीवन प्रवाह, ठीक है, वो जीवन यात्रा थी जो कि राहुल सांकृत्यायन की थी। और राहुल सांकृत्यायन, इसके अलावा मेरा जीवन प्रवाह ये है आत्मकथा का नाम। और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो शांति प्रिय द्विवेदी, वियोगी हरि, राहुल सांकृत्यायन, बनारसी दास जैन। तो बनारसी दास जैन की अभी हम देख चुके हैं, अर्धकथानक है। राहुल सांकृत्यायन की मेरी जीवन यात्रा, और ये जो आत्मकथा है मेरा जीवन प्रवाह वो किसकी है? वियोगी हरि की है। ठीक है, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की है। और अगर हम शांति प्रिय द्विवेदी की बात करें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे नहीं है तो इसको मैं बता देती हूँ। परिव्राजक का प्रजा, इनकी कथा का नाम है परिव्राजक का प्रजा। ठीक है, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। शांति प्रिय द्विवेदी की आत्मकथा का नाम है परिव्राजक का प्रजा। ठीक है, इसको आप याद रख लेना। राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? ये आपको याद रखना है। तो ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन की जो आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा ये 5 खंडों में प्रकाशित हुई थी। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए। यशपाल जी की आत्मकथा कौन सी है? हालांकि हमको आंसर दिख गया है, इसमें थोड़ी सी व्याख्या मैंने रखी है। तो ये सिंघा अवलोकन, ठीक है, यशपाल जी की आत्मकथा है। इसका नाम क्या है? तो ये है सिंघा अवलोकन। और इससे रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंघा अवलोकन यशपाल जी की आत्मकथा है और ये आत्मकथा 3 खंडों में, ठीक है, 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी, 1951, 52 और 55। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रख लेना है। 1951, 52 और 55 3 खंडों में प्रकाशित हुई थी किसकी? यशपाल जी की आत्मकथा। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? तो ये 4 भाग इनकी आत्मकथा के प्रकाशित हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैंने इसको बार बार, हालांकि अपने इस जो लेक्चर है इसमें नहीं रखा है, लेकिन इससे कम से कम मैं आपको बता दूं कोई 7-8 क्वेश्चन थे जगह 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 जो इनके क्रम से पूछे गए थे। ठीक है, क्रम से मतलब कि बच्चन जी की आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है, इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज करके अलग अलग एग्जाम में, यानी कि यूजीसी नेट के एग्जाम में कम से कम 8-10 बार है, हर बार ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही जाता है। तो इसको आप जरूर याद कर लेना। हरिवंश राय बच्चन जी की 4 भाग थे और 4 भाग कौन से थे? क्या भूलूं क्या याद करूं, ये पहला भाग है जो कि 1969 में आया था। दूसरा भाग था नीड़ का निर्माण फिर, ये दूसरा भाग है, नीड़ का निर्माण फिर 1970 ईस्वी। तीसरा भाग था इनका बसेरे से दूर जो कि 1977 में प्रकाशित हुआ था। और चौथा भाग था 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है, चौथा भाग कौन सा था? 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। ये आपको बिल्कुल क्रम से याद रखना है, इसका क्रम इसी प्रकार है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट यही है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर आपको थोड़ी सी बहुत व्याख्या बता दी है। रामविलास शर्मा जी की आत्मकथाएं अपनी धरती अपने लोग। आपको क्लास कैसी लगती है भाई? प्लीज़ थोड़ा बहुत फीडबैक दिया करो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिले अंदर से। आप बस एक लाइक कर दिया, मतलब लाइक कर दो,
सब्सक्राइब कर दो। ये तो मोटिवेशन है ही, इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी मतलब आपको अच्छी लग रही है क्लास, नहीं लग रही है, कैसी लग रही है, तो थोड़ा बहुत फीडबैक ज़रूर दे दिया करो। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो तो। अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है, ये आपको बताना है। अपनी धरती अपने लोग, रामविलास शर्मा जी की ये क्या है, आत्मकथा है। अपनी धरती अपने लोग, इसको याद रखना है। और ये कितने खंडों में प्रकाशित है, तो ये 2 खंडों में प्रकाशित है। ठीक है, 2 खंडों में है केवल, इसका याद रखना है। अपनी धरती अपने लोग किसका है, रामविलास शर्मा। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है, एक प्रतिनिधि गद्य कृति है, तो ये आत्मकथा में लिखी गई है, जो अभी हम देख चुके हैं। इनमें से कौन सी कृति है जो कि आत्मकथा है, कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्ध कथानक या फिर बाण भट्ट की आत्मकथा। तो ये चारों ही जो पॉइंट है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखो, अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की जो क्या है, आत्मकथा है बनारसी दास जैन की। लेकिन कलम का सिपाही की हम बात कर रहे हैं तो हमने इसको जीवनी में पढ़ा था, जो कि प्रेमचंद जी के बेटे अमृत राय ने लिखी थी, प्रेमचंद की जीवनी। ठीक है, चीड़ों पर चांदनी, अगर पर चांदनी की बात करें तो ये निर्मल वर्मा का एक यात्रा साहित्य है। ठीक है, यात्रा साहित्य, हालांकि हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन यात्रा साहित्य है कलम, ये चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये आत्मकथा हालांकि दिखती है लेकिन ये है नहीं, जैसा दिखता है ना वैसा नहीं है। ये क्या है, ये उपन्यास है किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये भी आपको याद रखना है, 1946 में प्रकाशित हुआ था। तो चलते हैं आगे। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसकी आत्मकथा है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ। भाई क्यों देखते हो मुड़ मुड़ कर, है ना, क्या फायदा है मुड़ मुड़ कर देखने से। तो ये किसका है, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, रविंद्र कालिया, कमलेश्वर। तो ये है राजेंद्र यादव जी का। ठीक है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, ये किसकी आत्मकथा है, तो राजेंद्र यादव जी की आत्मकथा है, इसको जरूर याद रख लेना। मणिकर्णिका के लेखक कौन है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर धर्मवीर, तुलसीदास या सूरजपाल चौहान। तो मणिकर्णिका के जो लेखक हैं वो है यहाँ पर कौन, तुलसी राम। यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो तुलसी राम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तुलसी राम। मणिकर्णिका, इनकी जो आत्मकथा थी उसके 2 भाग आए थे, एक मुर्दैया और दूसरा था मणिकर्णिका। ये तुलसी राम की है। एक मिनट, एक सेकंड भैया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये तुलसीदास नहीं है, इसमें बुक में ही गलत लिखा हुआ है एक्चुअली। ये तुलसी राम की थी, तुलसी राम। ठीक है, इसको जरा आप अच्छे से याद रख लेना, ये एक दलित साहित्यकार थे, तुलसी राम। ठीक है, तो तुलसी राम हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मणिकर्णिका और मुर्दैया 2 पार्ट थे उसके, 2010 में आया था। और मुर्दैया और मणिकर्णिका आया था 2014 में, तुलसी राम के हैं ये। ठीक है, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, जब लेखक स्वयं अपने बारे में लिखता है तो उसे बोलते हैं आत्मकथा। जब अपने जीवन के बारे में लिखता है और उसी का जीवन कोई दूसरा आदमी लिख दे तो उसको बोलते हैं जीवनी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो कि असंगत है, असंगत बताना है। ये जो इंपॉर्टेंट होती हैं, असंगत, संगत, सत्य, असत्य, नहीं, हाँ, उनको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना आप किसी भी एग्जाम में, वो हमारे कई क्वेश्चन को गलत करवा देते हैं अगर ध्यान नहीं देते तो यहाँ पर हमें दे रखे हैं कुछ नाम, इनको बताना है। तिरस्कृत, अन्य से अनन्या, जूटन, हाथ से। तो यहाँ पर दे रखा है कौन सा है हमारा जो कि असंगत है, सही नहीं है। तो तिरस्कृत की अगर बात करें तो क्या ये बिल्कुल हमारा देखो आंसर तो यहीं पे हो गया, मोहनदास नेमिसार है इसके जो है लेखक नहीं है, बल्कि कौन है, तो ये है सूरजपाल चौहान, सूरजपाल चौहान। ये मोहनदास, तुलसीराम, सूरजपाल चौहान, ये दलित जो थे कथाकार थे। तो अन्या से अनन्या, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि का है और हाथ से रमनिका गुप्ता की आत्मकथा है। पिंजरे में मैना, ये किसकी आत्मकथा है, पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है, पिंजरे में मैना। चित्रा मुदगल, मैत्री पुष्पा, चंद्रकरण सोनरिक्सा या मृदुला गर्ग। तो बिल्कुल हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा चंद्रकरण सोने रिक्शा। ठीक है, पिंजरे में मैना, चंद्रकरण सोने रिक्शा की क्या है, आत्मकथा है। झोपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है, एक मिनट, मुझे लगता है शायद थोड़ा बहुत मैं इसको आपको बता देती हूँ। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा एक करना है। एक है पिंजरे में पन्ना, पिंजरे में पन्ना। ठीक है, ये तो मैना है और पिंजरे में पन्ना किसने बिठा दिया है,
तो ये उपन्यास था और ये उपन्यास किसका था? मणि मधुकर। मणि मधुकर जो कि रीतिकाल के मतलब अन्य कवियों में आते हैं। मणि मधुकर, ठीक है। पिंजरे में पन्ना, ये इनका क्या था? उपन्यास था। इसको भी आपको याद रखना है, उपन्यास था। पन्नी पिंजरे में पन्ना मणि मधुकर जी का है, ठीक है। ये उपन्यास है, इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना। बाकी के जो ऑप्शन है वो आपको आगे मिल जाएंगे। झोंपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोंपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? नेमिसारे और माता प्रसाद, कंवल भारती, सूरजपाल चौहान। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा माता प्रसाद, ठीक है। ये किसका है? माता प्रसाद का है, जो कि 2002 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और नेमिसारे के अभी हम पढ़ ही चुके हैं। नेमिसारे के अपने अपने पिंजरे था, जो कि 1995 में आया था। और सूरजपाल चौहान की जो आत्मकथा है उसका नाम है तिरस्कृत, ठीक है, 2002 में आया था। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? दलित आत्मकथा कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। नागफनी, जूटन, अपनी खबर, मुर्दैया। तो मुर्दैया अभी हम पढ़ चुके हैं, तुलसीराम की है। जूटन ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, तो ये भी हम अभी हमने पढ़ा है ना। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? अपनी खबर। अपनी खबर, है ना। जो अपनी खबर है ये दलित आत्मकथा नहीं है। दलित आत्मकथा नहीं है अपनी खबर। तो फिर ये किसकी है? ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। रचना है अपनी खबर। है तो आत्मकथा, ये किसकी है? उग्र जी की है, आत्मकथा है, लेकिन ये दलित आत्मकथा नहीं है। देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? देहरी भई विदेश ये किस विधा की रचना है? तो अभी तो हम आत्मकथा पढ़ रहे हैं, तो पता चल जाएगा ये आत्मकथा है। और ये किसकी है? तो ये राजेंद्र यादव की है, ठीक है। राजेंद्र यादव, राजेंद्र यादव की है। ये भी आपको याद रख लेना है। वन सेकेंड, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह गई है। देहरी भई विदेश, देखो ये क्या है? ये जो नाम है ना, यही गलत है। ये लिखा जाएगा आत्मकथ्य। आत्मकथा नहीं है ये, बल्कि ये क्या है? आत्मकथ्य है। और आत्मकथ्य का मतलब है ये राजेंद्र यादव की कृति है ना। और उन्होंने इसमें अपनी आत्मकथा नहीं लिखी थी, बल्कि 20 लेखिकाओं की जो कृतियां हैं वो इसमें आत्मकथाएं जो शामिल की गई हैं। 20 लेखिकाओं की आत्मकथा इसमें शामिल की गई हैं। और ये आत्मकथ्य के नाम से आएगा, ठीक है। आत्मकथा मुझे भी नहीं पता था, मुझे लगा मिस प्रिंट है तो मैंने उसको सही कर दिया, लेकिन इसका सही ऑप्शन ये है, ठीक है। तो इसको आप याद रख लीजिएगा। लगता नहीं है दिल मेरा, ये आत्मकथा की लेखिका कौन है? लगता नहीं है दिल मेरा। कृष्णा अग्निहोत्री, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा, या फिर पद्मा सचदेवा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा अग्निहोत्री, ठीक है। कृष्णा अग्निहोत्री क्या कहती हैं कि लगता नहीं है दिल मेरा 1997 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। मन्नू भंडारी की अभी हम देख लेंगे। मैत्रेयी पुष्पा की हमने शायद पीछे देखी भी है। आत्मनिरीक्षण के लेखक कौन है? आत्मनिरीक्षण, ये आत्मकथा किसकी है? आत्मनिरीक्षण। वियोगी हरि, गुलाब राय, हरि भाऊ उपाध्याय, या सेठ गोविंद दास। बताइए कौन सा ऑप्शन है जो हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है डी, ठीक है। सेठ गोविंद दास ने क्या किया था? आत्मनिरीक्षण किया था। कस्तूरी कुंडल बसई, इसकी आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडल बसई, ये आत्मकथा किसकी है ये बताना है। कस्तूरी कुंडल बसई। शीला झुंझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा, कुसुम अंचल, या गोपाल प्रसाद व्यास की। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है। कस्तूरी कुंडल बसई किसकी है? तो ये मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल बसई। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी भाई किसने? मोहनदास नेमिश राय ने, ठीक है। नेमिश राय या नेमिश राय इसको बोलते हैं, यह नेमिश राय ने लिखी थी, मोहनदास नेमिश राय ने। और किसके नाम से लिखी थी? तो अपने अपने पिंजरे, अपने अपने पिंजरे, ठीक है। अपने अपने पिंजरे के नाम से लिखी थी क्या? मोहनदास नेमिश राय ने पहली दलित आत्मकथा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आत्मकथा लिखी थी और उसका नाम क्या था? तरुण के स्वप्न, ठीक है। तरुण के स्वप्न उसका नाम था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं अपनी तरुण अवस्था में
मतलब एक गर्म मिजाज के क्रांतिकारी नेता रहे हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है, अपने देश के लिए बहुत कुछ किया है ना। और बाद में पता नहीं, आज तक उनकी कोई पता ही नहीं चला कि कहाँ चले गए और कहाँ क्या हुआ। तो तरुण के स्वप्न नाम से उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। परिव्राजक की प्रजा अभी हम पढ़ चुके हैं पीछे, ये शांति प्रिय द्विवेदी की है। ठीक है, परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी जी की ये क्या है, आत्मकथा है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती, ये भी हम पढ़ चुके हैं, भारतेंदु जी की है। और आत्मनिरीक्षण भी अभी हमने देखा था, वो किसकी है, सेठ गोविंद दास की। मणिकर्णिका, ये आत्मकथा किसकी है, मणिकर्णिका, तो अभी हम इसको पीछे पढ़ चुके हैं, ये है तुलसीराम की। ये 2014 में क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और मुर्दैया नाम से इसका पहला भाग आया था, जो कि हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है, उसको भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे उनको। मुर्दैया 2010 ईस्वी में आया था। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है, यादों की बारात, यादों की बारात भाई किसने निकाली थी, राही मासूम रजा, फणीश्वर नाथ रेणु, जोश मलियावादी या सुमित्रा नंदन पंत। तो यादों की बारात निकालने वाले कौन थे, देखो यादों की बारात, बारात बिल्कुल जब हम निकालते हैं ना, हर किसी के अंदर बहुत जोश होता है कि नहीं होता है। जब कि बारात निकलती है तो हर किसी के अंदर कितना जोश होता है भाई, नाचते हैं कूदते हैं, है ना, बड़ी खुशी मनाते हैं जोश जोश में। तो यादों की बारात किसने कैसे निकाली गई, जोश के अंदर निकाली गई, जोश में निकाली गई पूरी। निम्नलिखित में से कृति आत्मकथा नहीं है, कौन सी कृति है जो कि आत्मकथा नहीं है, अर्ध कथा, निज वृत्तांत, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, मेरी आत्म कहानी। तो इसमें से कौन सा सही है, तो बिल्कुल हमें देखते ही पता चल रहा है, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। अर्ध कथा हमने पढ़ चुके हैं, निज वृत्तांत भी शायद मैंने आपको बता दिया है, निज वृत्तांत नहीं बताया है तो ये बता देती हूँ मैं। अंबिका दत्त व्यास जी का है, कोई भी क्वेश्चन मैं नहीं चाहती आपका छूट जाए। अंबिका दत्त व्यास जी का, ये कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के टाइम पर थे। अब मैं नाचो बहुत गोपाल, ये किसका है, तो ये पहली बात तो ये वो नहीं है, आत्मकथा नहीं है, ये उपन्यास है। ठीक है, ये क्या है, उपन्यास है। और ये है किसका, अमृतलाल नागर का है। ठीक है, अमृतलाल नागर, इसका भी आपका याद रख लेना। मेरी आत्मकथा की, आत्म कहानी की अगर बात करें तो ये आत्मकथा है, और ये किसकी है, श्याम सुंदर दास की है। गालिब छूटी शराब, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है, गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है, मुद्रा राक्षस, कमलेश्वर, मोहन राकेश या रविंद्र कालिया। गालिब छूटी शराब, तो ये रविंद्र कालिया जी की क्या है, आत्मकथा है, इसको आपको याद रख लेना है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है, रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है, अमृता प्रीतम, कृष्णा सोवती, अमृत राय, खुशवंत सिंह। रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है, तो ये अमृता प्रीतम जी की। ठीक है, अमृता प्रीतम की क्या है, रसीदी टिकट। अपने अपने पिंजरे किस की है, तो ये मोहन नैमिषारण्य के, ये अभी हम पढ़ चुके हैं, नैमिषारण्य की। इसके बाद एक कहानी, ये भी, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये मन्नू भंडारी की है, इसको शायद आप जानते होंगे। ठीक है, एक कहानी, ये भी किसकी है, मन्नू भंडारी की आत्मकथा है। आगे चलते हैं, गुड़िया भीतर गुड़िया, ये किस विधा की रचना है, गुड़िया भीतर गुड़िया, तो ये आत्मकथा है। ये क्वेश्चन तो यहाँ से पता चल ही जाएगा, लेकिन ये है किसकी, तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की। अभी हमने मैत्रेयी पुष्पा की एक और देखी थी, इनकी दो आत्मकथाएं इन्होंने लिखी थी मैत्रेयी पुष्पा जी ने। एक तो लिखी थी गुड़िया भीतर गुड़िया, और एक लिखी थी कस्तूरी कुंडल बसें। ठीक है, कस्तूरी कुंडल बसें, बसई या बसे जो भी है, कुंडल बसई। ठीक है, ये दोनों जो है ये मैत्रेयी पुष्पा की, इनको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारे 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप मैंने आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन हैं जो करा दिए हैं। आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अब मुझे नहीं लगता गलत हो जाना चाहिए। अगर कुछ एक दो जो क्वेश्चन है जो रह गए होंगे तो उनको भी हम क्या है, बाद में जब हम सारी गद्य विधाओं का रिवीजन करेंगे तो मैं उनको ज़रूर रखूँगी इसमें। ठीक है, आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करो भाई, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कुछ फ़ायदा मिल सके। कंप्लीट करें, तो चलेंगे हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है। हिंदी में रेखा चित्र यानी कि रेखा चित्र सबसे पहले किसने लिखा था, तो एक क्वेश्चन तो हमारे यहीं पर बनता है, ये है पंडित पद्म सिंह शर्मा जी। इनकी जो रचना है रेखा चित्र, ये है पद्म पराग। ठीक है, पद्म पराग इनकी रचना का नाम है, जो कि सबसे पहले रेखा चित्र इन्होंने लिखी थी, एक लघु विधा है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन
20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया था, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पंडित पद्म सिंह शर्मा को जाता है, जो इस विधा के जनक माने जाते हैं। पद्म पराग नामक रेखा चित्र संग्रह उनका उल्लेखनीय ग्रंथ है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों का प्रणयन किया। 10 तस्वीरें ये जगदीश चंद्र माथुर का रेखा चित्र है तथा रेखा एवं रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। तो इसको भी आपको क्या रखना है, रेखा एवं रंग किसका है, विनय मोहन शर्मा का। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर की, और ये यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो महादेवी वर्मा का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे सारी विधाओं को पढ़ते हुए। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगी, बाकी हम थोड़ा स्पीडली चलेंगे। माटी की मूर्तें की विधा क्या है। माटी की मूर्तें, तो अभी हम यहाँ पर संस्मरण रेखा चित्र पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इसकी विधा क्या है, माटी की मूर्तें। तो ये किसकी है, संस्मरण विधा है इसकी। और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी। और ये हमारे जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उसमें भी लगता है। यूजीसी नेट सिलेबस जो एग्ज़ाम हुआ था जनवरी में, उसकी जो आंसर की है वो भी आ चुकी है, उसको भी आप चेक कर लेना जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया था। लाल तारा के रचनाकार कौन है, लाल तारा के रचनाकार कौन है। तो लाल तारा क्या है, ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, लाल तारा और माटी की मूर्तें ये दोनों ही राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखे गए हैं। आगे चलेंगे हम। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है, जंगल के जीव इस कृति के लेखक कौन है, महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी या शिव पूजन सहाय। जंगल के जीव, जंगल के जीवों की रक्षा कौन करते हैं, तो ये करते हैं श्री राम शर्मा। ठीक है, श्री राम शर्मा जंगल के जीव कृति के लेखक हैं। और इनके अलावा इनकी एक है प्राणों का सौदा, प्राणों का सौदा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये किसकी है, तो ये भी श्री राम शर्मा जी की है। प्राणों का सौदा, जंगल के जीव और वे जीते कैसे हैं, वे जीते कैसे हैं, यानी कि जो जंगल में जीव रहते हैं वो कैसे जीते हैं सर्दियों गर्मियों में। इस तरह से आप थोड़ा बहुत ट्रिक लगा सकते हो। वे जीते कैसे हैं, वे जीते कैसे हैं, ये भी इनका क्या है, संस्मरण ग्रंथ है ये इनके तीनों ही, इनको भी आपको याद रखना है। आगे चलेंगे। गेहूं और गुलाब इस रचना की विधा क्या है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है, उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो फिर इसकी विधा क्या है, तो ये एक रेखा चित्र है। ठीक है, क्या है ये, गेहूं और गुलाब रेखा चित्र। रेखा चित्र संस्मरण एक ही चीज़ होता है वैसे, रेखा चित्र संस्मरण। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसको हम देख लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा का नहीं है। इनमें से महादेवी वर्मा का कौन सा रेखा चित्र नहीं है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ये मंटो मेरा दुश्मन। तो ये मंटो मेरा दुश्मन है, ये किसका है, उपेंद्र नाथ अस्क का है। ठीक है, ये उपेंद्र नाथ अस्क का क्या है, संस्मरण है। और बाकी के जो तीनों हैं ये तीनों के तीनों महादेवी वर्मा के हैं। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बना करके महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, तो ये हमें बताना है। पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी करेक्ट। श्रृंखला की जो कड़ियाँ संस्मरण है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है, श्रृंखला की कड़ियाँ। ठीक है, ये संस्मरणात्मक निबंध है, इसका भी आप याद रखना है। पथ के साथी और अतीत के चलचित्र इनके क्या हैं, रेखा चित्र हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र इनमें से कौन से हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं, तो रेखा चित्र और सेतु बंध दोनों नाम से ही इन्होंने रेखा चित्र लिखे थे। ठीक है, तो रेखा चित्र और सेतु बंध ये दोनों ही किसके हैं, तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी के, इनको आपको याद रखना है। अमिट रेखाएं इन संस्मरण के लेखक कौन है, यानी कि रेखा चित्रकार लिखा हुआ है, रेखा चित्रकार कौन है,
तो अमिट रेखाएं रेखा चित्र किसका है? विष्णु प्रभाकर और सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर शिव पूजन सहाय। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्यवती मलिक। ठीक है, सत्यवती जो मलिक हैं वो किसके हैं? अमिट रेखाएं के द्वारा, अमिट रेखाएं जो रेखा चित्र है और इसे लिखा कब गया था? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्र किसका है? तो ये सत्यवती मलिक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वाला, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ है जो कि कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है? हम हशमत, यादें और बातें, दीवान खाना या स्मृतियों के छंद। तो इनमें से कौन सा संस्मरण है? ये है हम हसमत। ठीक है, हम हसमत किसका है? तो ये कृष्णा सोबती का है जो कि 1977 ईस्वी में लिखा गया था। हम हसमत के दो भाग आए थे, एक हम हसमत और दूसरा आया था भाग 2 1998 ईस्वी में। ठीक है, 1998 ईस्वी में इसके जो दो भाग थे ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, यहाँ पर मैचिंग वाला क्वेश्चन दे रखा है एक, इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ में क्या करना है? सम्मिलित करना है। रेखाएं बोल उठी, अतीत के चलचित्र, जिंदगी मुस्काई या मील का पत्थर। इनको आपको क्या करना है? मिलान करना है। रेखाएं बोल उठी, तो ये रेखाएं किसकी हैं? देवेंद्र सत्यार्थी। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का क्या है? रेखा चित्र है। और अतीत के चलचित्र सभी जानते हैं, तो ये महादेवी वर्मा का है। जिंदगी मुस्काई, जिंदगी मुस्काई किसको देख करके? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यानी कि जिसकी जिंदगी में कन्हैया है उसकी जिंदगी कैसी रहती है? मुस्काती हुई। मील का पत्थर, तो मील का पत्थर ये राम कुमार वर्मा, इससे आप जोड़ सकते हैं बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर एक में ही आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन है जो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष स्मृतियां, इस संस्मरण के लेखक कौन है? शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? शेष स्मृतियां केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह या कंवर चंद्र प्रकाश सिंह। तो इनमें से कौन है जो शेष स्मृतियां जिन्होंने लिखा है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा कंवर चंद्र प्रकाश सिंह। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा है? पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संस्करण कौन सा है? पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं या फिर अतीत के चलचित्र। तो ये बहुत ही फेमस है इनका, मेरा परिवार। ठीक है, पशु पक्षी, इसमें बहुत सारे जो पशु पक्षी हैं उनको यहाँ पर प्रतीक बना करके मतलब दिखाया गया है। तो उन्होंने, महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार अपने परिवार के रूप में उनको रखा है। इनमें से कौन सी कृति है जो संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। तो इनमें से मित्र संवाद जो है ये संस्मरण विधा की कृति नहीं है, बाकी तीनों क्या है? संस्मरण है। और मित्र संवाद तो ये किसका है फिर? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। और ये पत्रों का संकलन है। ठीक है, ये पत्रों का क्या है? पत्रों का संकलन है, मित्र संवाद के नाम से। बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में लिखा था? प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था, तो 1907 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, आगे चलेंगे। लाल तारा की विधा क्या है? लाल तारा अभी हम पीछे देख कर आए हैं, ये संस्मरण है, किसका है? तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है। बाजे पायल या के घुंघरू, बाजे पायल या के घुंघरू, इसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैयालाल ओझा, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी या सोहनलाल द्विवेदी। बाजे पायल या के घुंघरू के लेखक कौन है? तो ये है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, कन्हैया, सारे ही कन्हैया नाम दे दिए हैं, तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है, इसको आपको याद रखना है। अमिट रेखाएं के संस्मरण, रेखा चित्रकार कौन है? अमिट रेखाएं,
तो ये तो शायद अभी हम पीछे देख करके आए हैं, ये सत्यवती मलिक का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा हुआ संस्मरण कौन सा नहीं है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के 4 संस्मरण में से कौन सा एक है जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है? अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता या विज्ञान आचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। तो यहाँ पर इधर उधर की जो बातें हैं उसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। उन्होंने बहुत ही अनुमोदन का अंत किया, सभा की सभ्यता और विज्ञान आचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, ये तीनों ही जो संस्मरण है वो किसके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? रेखा चित्र की विशेषता कौन सी होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता या सतर्कता। तो ये होती है तीव्रता। ठीक है, रेखा चित्र की जो विशेषता है वो किसमें होती है? तीव्रता। सन 42 के संस्मरण, ये रचना का नाम है। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। सन 42 के संस्मरण, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको बताना है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर श्री राम शर्मा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, आप पूरा देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि संस्मरण रेखा चित्र नहीं है? पदम पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्ति, ज्योति विहंग। तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ज्योति विहंग। तीनों तो हम पीछे पढ़ाए हैं। ठीक है, पदम पराग पदम सिंह का है, और अतीत के चलचित्र और माटी, अतीत के चलचित्र किसका है? महादेवी वर्मा, और माटी की मूर्ति रामप्रक्ष वेनीपुरी। लेकिन जो ये ज्योति विहंग है ये क्या है? संस्मरण विधा की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा श्री राम शर्मा। ये देखो बार बार उसमें आई है एग्जाम में, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर 2 बार आपको देखने को कोई कोई क्वेश्चन मिल गया है। किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा कौन सी है? तो ये है रेखा चित्र। ठीक है, ये रेखा चित्र होती है, और रेखा चित्र जो होता है वो कहानी से मिलता जुलता सा थोड़ा बहुत साहित्यिक रूप होता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है ये जो नाम है रेखा चित्र, ये अंग्रेजी के स्केच शब्द, ठीक है, अंग्रेजी के स्केच शब्द की नाप तोल पर ही बनाया गया है। मतलब स्केच शब्द को कहीं ना कहीं ये लेता है, उसमें वो स्केच लिखते हैं, और हमारे हिंदुस्तान में रेखा चित्र उसको बना दिया है। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और शेयर कर देना। सारे गद्य विधाओं की जो क्लासेज है वो हमारी हो चुकी हैं। इसके अलावा हमारा एक लास्ट बचता है यात्रा, साहित्य एवं व्यंग्य, उसकी क्लास कल आपको मिल जाएगी। सुधियाँ उस चंदन के वन की, इसके रचनाकार कौन है? सुधियाँ उस चंदन के वन की, बनारसी दास चतुर्वेदी, विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री। तो बिल्कुल विष्णुकांत शास्त्री हमारा राइट ऑप्शन है। सुधियाँ उस चंदन के वन की, ये विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हुआ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।